यस। मैटर। फर्स्ट 200 क्वेश्चन करेंगे अपन लोग। ओके, हेलो दोस्तों, आई वेलकम टू इन दिस चैनल कॉन्सेप्ट विद सुनील। आज हम लोग केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को काम आएंगे अभी आने वाले इनकमिंग एग्जाम में, रेलवे, एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस और एमपीपीएससी के लिए। तो केमिस्ट्री का इसमें हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, और इस पर जो पूरा डिटेल आप लोगों को बताया जाएगा उसको आप नोटबुक लेकर बैठिए, और जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा उसको आप लोगों को लिखते जाना है ना। तो देखते हैं, इसमें जैसे 50 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, तो चारों ऑप्शन का आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। आप इसको ध्यान से देखिए और लिखते जाइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि एलिमेंट इज डिफाइंड एज। बोल रहा है कि एलिमेंट को डिफाइन किया जाता है किस तरह से। ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है कि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन नंबर बी सेम टाइप ऑफ एटम्स। ऑप्शन नंबर सी सेम टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन सेम सेम प्रॉपर्टीज। एंड ऑप्शन नंबर डी सेम टाइप ऑफ एटम्स इन सेम टाइप ऑफ कंपाउंड, सेम टाइप प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सेम टाइप ऑफ एटम, जिसमें सेम टाइप, एलिमेंट मतलब होता है तत्व। तत्व वह चीज, वह पदार्थ है जिसमें सेम टाइप के एटम होते हैं, है ना, एक समान एटम। जैसे मान लेते हैं हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस है या ऑक्सीजन गैस है ना। तो ऑक्सीजन है सिर्फ, तो ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के उसके अंदर क्या होंगे, एटम होंगे। इसलिए हम बोलेंगे कि ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है। जितना भी दुनिया में एलिमेंट है, तत्व है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि वो क्या है, एलिमेंट है, क्योंकि उसमें इस समान प्रकार के एटम पाए जाते हैं। अगर मान लीजिए कि दो तरह के एलिमेंट उस पर पाए जाते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन, जैसे हाइड्रोजन प्लस वाटर कर ऑक्सीजन कर दो, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट अगर हो जाएगा तो वो क्या बनेगा, या तो वो मिक्सचर बनेगा या तो फिर वो क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। तो कंपाउंड की क्या क्या डिफिनीशन है, कंपाउंड की ये डिफिनीशन होगा कि अगर दो या दो से अधिक जो एलिमेंट है वो अगर फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे, अगर वो किस में होंगे, फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे, तो उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, कंपाउंड है ना। अगर वो प्रोपोर्शन क्या है, फिक्स नहीं है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, है ना। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि H2O है, पानी। पानी में क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का प्रोपोर्शन फिक्स है ना, कि हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट है और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोपोर्शन इज फिक्स्ड 2:1 का। तो इसलिए H2O क्या है, H2O आपका क्या है, कंपाउंड है। लेकिन अगर मैं उसी को कर दूं H2O2, है ना, तो वो क्या है, वो आपका कंपाउंड नहीं है, वो क्या है, आपका मिक्सचर है बिटवीन द 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो दिस इज ए बेसिक डिफरेंस ओके बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, इस पर देखिए। ऑप्शन बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है कि सेम एज मेटल, कि जो मेटालॉइड्स होते हैं वो किसकी, मेटल की तरह क्या होते हैं, सेम एज मेटल होते हैं। दूसरा, सेम एज नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं। ऑप्शन नंबर सी एट अ रूम टेम्परेचर act as a non-metal and by increasing the temperature act as a metal। बोल रहा है कि मेटालॉइड्स वो एलिमेंट हैं, वो तत्व हैं जो रूम टेम्परेचर पर नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेटल की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज द एग्जाम्पल ऑफ अ क्या, मेटल मेटालॉइड्स।
ठीक है, ये एकदम सही है ऑप्शन नंबर डी आपका, कि जो मेटालॉइड्स के एग्जाम्पल हैं तो क्या है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है आपसे कि एग्जाम्पल ऑफ मेटालॉइड्स, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि मेटालॉइड्स है क्या, मतलब मेटालॉइड को आपको डिफाइन करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज राइट आंसर। मेटालॉइड्स क्या है, मेटालॉइड्स वो एलिमेंट या वो तत्व हैं जो कि क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर में किसमें, नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, एंड इन बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वो किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, मेटल की तरह बिहेव करने लगते हैं। इस टाइप की प्रॉपर्टी जिन तत्वों में पाई जाती है उन तत्वों को क्या बोला जाता है, मेटालॉइड्स बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। मैंने पहले ही आपको बता चुका है कि कंपाउंड में और मिक्सचर में, कंपाउंड का हिंदी मतलब होता है यौगिक और मिक्सचर का हिंदी मतलब होता है मिश्रण। तो यौगिक में और मिश्रण में क्या अंतर है ना। मैंने पहले आपको बताया ना कि तत्व, यौगिक और मिश्रण, इन तीनों में अंतर होता है। तत्व मतलब एलिमेंट, एलिमेंट क्या होते हैं कि एलिमेंट एकदम प्योर होते हैं और एक ही प्रकार के एटम्स से मिलकर बना होता है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें। ठीक है, जितना भी तत्व है वो प्योर है, उसके साथ किसी दूसरे तत्व की क्या मिक्सिंग नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट। अगर अब दो या दो से अधिक एलिमेंट को हम लोग मिला दें, है ना, किसमें, एक निश्चित अनुपात में, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा कि दैट इज ए कंपाउंड। वो क्या बनेगा, वो यौगिक बनेगा, है ना। लेकिन अगर वो अनुपात जो है या प्रपोर्शन क्या फिक्स नहीं है, मतलब कुछ भी रेट में मिला दिया, तो वो क्या बनेगा, वो मिश्रण बनेगा, मतलब मिक्सचर बनेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। जैसे H2O पानी है, तो पानी में हाइड्रोजन के 2 एटम एंड ऑक्सीजन का 1 एटम। दुनिया में कहीं भी होगा तो जब हाइड्रोजन के 2 एटम मिलेंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम बनेगा तो वो क्या बनेगा, वाटर बनाएगा। लेकिन अगर मान लो H2O2 कर दोगे तो वो क्या हो गया, प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है, कुछ भी है। या H2 और O8 मिला दोगे तो वो प्रोपोर्शन फिक्स नहीं, वो कुछ अलग चीज बनाएगा, वो अलग चीज का कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में वो जो वो होता है प्रोपोर्शन होता है, वो क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता है। ठीक, तो दिस इज ए बेसिक डिफरेंस, है ना। तो क्या होना चाहिए, दोनों में सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सोल्यूशन इज, सोल्यूशन मतलब होता है बिलियन। बिलियन क्या होता है, आपको पता चल गया कि तत्व क्या है, मतलब एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन मतलब बिलियन, मिक्सचर का ही पार्ट होता है बिलियन। अब मिक्सचर जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। वन मिक्सचर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है तो उसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है, दो चीज़ें जो घुलती हैं, है ना, विलेय एंड विलायक, तो वो इस तरह दोनों में मिक्सिंग होती है कि आप दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर आप लोग अलग अलग देख पा रहे हैं किसी भी मिक्सचर में या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो उस टाइप के मिक्सचर को बोला जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर को ही बोला जाता है कि दिस इज ए सोल्यूशन, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर इज आल्सो कॉल्ड अ सोल्यूशन। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका आंसर नंबर बी, होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब सोल्यूशन इज व्हाट, सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं विलेय और विलायक, दोनों इस तरह घुल जाते हैं कि आप दोनों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मिल्क इज विच टाइप ऑफ सोल्यूशन। बोल रहा है कि जो मिल्क है, दूध है, वो किस टाइप का क्या है, सोल्यूशन है, मतलब विलियन है। ट्रू सोल्यूशन है, सस्पेंडेड सोल्यूशन है, कोलाइडल सोल्यूशन है, या नेक्स्ट बोल रहा है कि होमोजीनियस सोल्यूशन है। तो राइट आंसर क्या होगा, एक्चुअली सोल्यूटेड सॉल्वेंट के साइज के अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन होता है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ट्रू सोल्यूशन, एक होता है आपका सस्पेंडेड सोल्यूशन, और एक होता है कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक, तो ट्रू सोल्यूशन में क्या होता है, ट्रू सोल्यूशन में आपका ये होता है कि जो सोल्यूटेड सॉल्वेंट होते हैं बहुत ही वो होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता है, और उसको बोला जाता है ट्रू सोल्यूशन। सस्पेंडेड सोल्यूशन में क्या होता है, सस्पेंडेड सोल्यूशन में थोड़ा सा पार्टिकल शायद अलग रहता है,
ये भी एक्ट एज अ होमोजीनियस सोल्यूशन करता है। फिर तीसरा होता है आपका कोलाइडल सोल्यूशन, है ना। जो कोलाइडल सोल्यूशन को ही आपका जो मिल्क है, मिल्क इज एग्जांपल ऑफ अ कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक, ये चीज हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। ब्लड इज, बोल रहा है कि जो खून है, ब्लड बॉडी में हम लोगों के है, तो ब्लड क्या है। आपके सामने ऑप्शन है कि ब्लड मिक्सचर है, ऑप्शन नंबर बी है कंपाउंड है, ऑप्शन नंबर सी सॉल्यूशन है, या सी ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है फ्लूइड है। तो मिक्स ब्लड क्या है। ब्लड जनरली क्या है कि एक फ्लूइड है। ये फ्लूइड किस टाइप का फ्लूइड है। फ्लूइड दो टाइप का होता है, एक होता है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड और एक होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ये किस टाइप का होता है, ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। ठीक है, ब्लड भी कई चीज़ों से मिलके बना होता है। ठीक है, ब्लड कार्पल से और उससे हार्मोन से, उन सब चीज़ों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। तो एक तरह से मिक्सचर ही है, लेकिन इसको अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये सॉल्यूशन है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर से। क्वेश्चन नंबर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7। 22 कैरेट गोल्ड इज, बोल रहा है कि 22 कैरेट जो गोल्ड होता है वो क्या है। ऑप्शन नंबर 1 एलिमेंट है, ऑप्शन नंबर बी कंपाउंड है, ऑप्शन नंबर सी मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड कॉपर है, या ऑप्शन नंबर डी सॉलिड टू सॉलिड सोल्यूशन है। ठीक है, जिसको ध्यान से समझना है। ये क्या है कि गोल्ड एक्चुअली यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि 22 कैरेट गोल्ड बोल रहा है, मतलब अनुपात इसका निश्चित है। अगर ये बोलता कि गोल्ड क्या है तो उसके लिए डिफिनीशन अलग होती। तो 22 कैरेट गोल्ड का क्या मतलब है। 22 कैरेट गोल्ड का ये मतलब है कि इसमें 91% आपका गोल्ड है और 9% इसमें क्या मिला हुआ है, कापर मिला हुआ है, इसलिए 22 कैरेट हो गया। अगर जो शुद्ध सोना होता है वो कितना होता है, 24 कैरेट का होता है। और 24 कैरेट का जो सोना होता है उसके कुछ भी जावेर क्या बोलते हैं, जो चीज़ें बनाई जाती हैं तो वो सब नहीं बनाए जा सकते हैं, है ना, ज्वेलरी का आइटम, क्योंकि वो इतना मुलायम होता है कि उससे कुछ चीज़ आप बनाओगे तो टूट जाएगा। तो उसको स्ट्रेंथ देने के लिए क्या किया जाता है, उसमें कापर मिक्सिंग की जाती है। और कापर की मिक्सिंग करने से क्या होता है, जैसे कापर का परसेंट बढ़ता जाएगा तो उसमें आप ये मानिए कि उसका कैरेट नीचे आता जाएगा। जैसे 22 कैरेट वो है, गोल्ड है, इसका मतलब है कि आपका 9% कापर है उसमें, है ना। अगर मान लो 20% 20 कैरेट का गोल्ड है, मतलब कापर की मात्रा 10 से 12% बढ़ जाएगी। 18 कैरेट सोना है, मतलब कापर की मात्रा और बढ़ती जाएगी, 15% बढ़ जाएगी। और जो शुद्ध सोने की मात्रा होगी वो क्या हो जाती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आपसे पूछता है एग्जामिनर कि जो सोनार लोग होते हैं तो उन लोगों के पास वो कौन सा लिक्विड होता है, उस लिक्विड का क्या नाम है जिसमें वो लोग सोने को क्या करते हैं, डुबाते हैं। तो सोना क्या होता है कि लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उस लिक्विड को बोला जाता है एक्वा रीजिया, है ना, एक्वा रीजिया या रॉयल वाटर, है ना। तो रॉयल एक्वा रीजिया में क्या होता है, किससे मिलके बना होता है, 3HNO3 प्लस 1HCl, है ना। ये दो टाइप का एसिड होता है, एक HNO3 होता है जिसका 3 रेशियो होता है 3%, और एक होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इन दोनों को मिक्स करके क्या बनाया जाता है, एक्वा रीजिया बनाया जाता है। बहुत खतरनाक एसिड होता है। जैसे उसमें सोने को लोहा सोना डालता है, वो क्या होता है, पूरा एसिड इतना तेज होता है कि उसको पिघला देता है पूरी तरह से। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसमें लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। फिर उसको वो थोड़ा सा ठंडा करके सॉलिडिफाई करके जो चीज़ बनाना होता है, मोल्ड कैविटी में उसको डाल के, सांचे में डाल के उसको उस हिसाब का इक्विपमेंट बनाकर दे देता है लोगों को। ठीक है, तो दिस इज ए बेसिक इन्फॉर्मेशन, है ना। इसको आप लोग लिखते जाइएगा। अगर आपको वीडियो सही लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अमोनियम क्लोराइड HNO4Cl इज द एग्जाम्पल ऑफ, HNO4Cl इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये अमोनियम क्लोराइड किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है कि सॉलिडिफिकेशन का, ऑप्शन बी लिक्विडिफिकेशन, ऑप्शन सी सब्लिमेशन, ऑप्शन डी आपका वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है आपका सब्लिमेशन। अमोनियम क्लोराइड जो होता है NH4Cl, इसका दूसरा नाम होता है कपूर, मतलब कैम्फर। तो कपूर आप लोग देखते होंगे कि कपूर क्या होता है, सॉलिड अवस्था में होता है। जैसे उस पर आग लगाते हो तो वो डायरेक्ट किस में होता है, डायरेक्ट वो गैसियस स्टेज में चला जाता है, विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेज। लिक्विड स्टेज में ना जाकर डायरेक्ट सॉलिड टू कन्वर्ट होता है किसमें, आपका गैसियस स्टेज में।
इस टाइप की जो प्रोसेस होती है इसको बोला जाता है क्या, इस टाइप की प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। एक्चुअली कोई भी मेटल है या कोई भी पदार्थ है, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं, आप लोगों ने 5 अवस्थाएं पढ़ी होंगी कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे सॉलिड से लिक्विड में किसी भी चीज़ का कन्वर्जन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लिक्विडिफिकेशन। अगर लिक्विड से वेपर में, गैस में कन्वर्ट होता है कोई भी पदार्थ, तो उसको क्या बोला जाता है, वेपराइजेशन, मतलब वेपर के रूप में कन्वर्ट होता है। और अगर कोई चीज़ डायरेक्ट सॉलिड से गैस स्टेज में चेंज होती है, जैसे आपका क्या होता है, ये कपूर होता है, ऑडोनिल होता है, जो बाथरूम में देखे होगे आप लोग, एक साबुन टाइप का रखा जाता है, ऑडोनिल बोलते हैं। तो कभी वो क्या होता है, जैसे वो खुला रहता है, रख देते हैं, तो बाथरूम में रखे रखे वो क्या होता है, सॉलिड स्टेज में होता है, और सॉलिड से डायरेक्ट वो गैसियस फॉर्म में निकल जाती है, और उससे क्या होती है, गायब हो जाती है, किससे, पन्नी से, है ना। मतलब उसका क्या हो जाता है, सब्लिमेशन हो जाता है, डायरेक्ट वो कन्वर्ट होता है किसमें, सॉलिड टू गैसियस स्टेज में। तो इस टाइप की प्रोसेस का, या गैस से जो सॉलिड में होता है ना, तो वो अलग तरीके से होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, स्मोक इज एग्जाम्पल ऑफ। स्मोक जो होता है, धुआं, किस चीज़ का एग्जाम्पल है। कुछ ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने, सॉलिड टू सॉलिड का है, दूसरा सॉलिड टू लिक्विड का है, तीसरा सॉलिड टू गैस का है, चौथा गैस टू गैस का है। तो राइट आंसर होगा आपका सॉलिड टू गैस, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कैसे, जो स्मोक होता है वो सॉलिड और गैस का क्या है, मिक्सचर है, मतलब सोल्यूशन है। कैसे, सॉलिड और इसमें गैस कैसे हो गया कि देखिए, जो धुआं होता है तो वो क्या होता है, गैसियस अवस्था में होता है, और उसमें धूल के पार्टिकल्स भी होते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स, और वो क्या होते हैं, वो सॉलिड अवस्था में होते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि दिस इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड टू गैस। अच्छा, सॉलिड टू सॉलिड का एग्जाम्पल बताइए क्या होता है। जैसे आपका ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, है ना। और आजकल जो कंपोजिट मटेरियल बनाए जाते हैं, जैसे टाइटेनियम वगैरह धातु जो बनाई गई है, टाइटेनियम, है ना, या स्टेनलेस स्टील, ये जो धातुएं बनाई जाती हैं ये क्या होती है, कंपोजिट मटेरियल की बनाई जाती हैं, अलग अलग मटेरियल को मिक्स करके बनाया जाता है। तो इस टाइप के जो मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं कि सॉलिड टू सॉलिड का मिक्सचर है। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड का क्या होता है, जो आप लोग पनीर वगैरह खाते हैं वो क्या है, किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है आपका सॉलिड टू लिक्विड का, क्योंकि सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है। सॉलिड टू गैस में क्या होता है, सॉलिड टू गैस में जैसे फॉर्म वगैरह होता है, शेविंग क्रीम वगैरह, है ना, तो वो किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड टू आपके गैस, उसका गैस का। ठीक है, फॉर्म वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि टेंडल इफेक्ट एक्वायर इन विच टाइप ऑफ द सोल्यूशन। किस टाइप का सोल्यूशन में टेंडल इफेक्ट होता है। टेंडल इफेक्ट को पहले समझिए क्या होता है। टेंडल इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जब कैसे आपको एक स्ट्रीम लाइन बनती है, किसकी, धूल के कणों की, है ना। जब जैसे आपके आप घरों में देखे होंगे कि कहीं से अगर सनलाइट छोटी सी जगह से आती है, खिड़की से, और अंदर जाके जहाँ पड़ती है तो वो कि धुएं जैसा एक लाइट बनाता है, उसी को बोला जाता है टेंडल इफेक्ट। ठीक है, तो टेंडल इफेक्ट किसमें क्या बोल रहा है कि एक्वायर किस टाइप के सोल्यूशन में होता है। ठीक है, किसमें होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर एंड सोल्यूशन, है ना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब आ गया क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1 आपका खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है, एसिड एंड बेस। तो एसिड एंड बेस को ध्यान से समझना है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, एसिड का मतलब होता है अम्ल, और बेस का मतलब होता है क्षार। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एसिड इज डिफाइंड एज, एसिड को कैसे डिफाइन किया जाता है, आप बताइए। ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है कि सोर इन टेस्ट, है ना, मतलब स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरा बोलता है कि ये कन्वर्ट द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि एसिड कंटेन द हाइड्रोजन आयन, एसिड वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन होता है। और नेक्स्ट बोल रहा है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। मतलब अम्ल या एसिड क्या है, एसिड की पहचान क्या है। एसिड की पहचान देखिए, समझिए क्या होती है। एसिड की पहचान होती है कि ये एसिड जो होते हैं, अम्ल होते हैं, वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, पहली बात। दूसरी चीज ये क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन आयन होते हैं। किसके आयन होते हैं, हाइड्रोजन के आयन होते हैं इसमें। मतलब जितना भी एसिड होगा दुनिया में उसमें हाइड्रोजन जरूर पाया जाएगा,
है ना, तो वो उसकी पहचान है कि एसिड हाइड्रोजन है, मतलब वो क्या है, एसिड है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ये होता है कि ये लिटमस पेपर एक होता है, जो कि पता करने के लिए होता है, ये पता चलता है उससे कि ये क्या है, एसिड है कि बेस है। तो ब्लू लिटमस पेपर में अगर एसिड को डाल दिया जाए तो वो ब्लू कलर को क्या करता है, रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि वो क्या है, वो आपका एसिड है। अगर मान लो इसका जस्ट अपोजिट होता है किसमें, बेस में। बेस मतलब क्षार। क्षार का केस क्या होता है कि क्षार के केस में ये चीज होता है कि जो क्षार होता है, बेस होता है, वो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। बीटर बोलते हैं उसको, कि बीटर टेस्ट क्या होता है, बीटर होता है। जैसे आप लोग खाते हैं करेला, करेला क्या होता है स्वाद में, आपका कड़वा होता है। तो वो क्या है, वो बेस है, ना कि एसिड है। दूसरी चीज वो क्या करता है कि रेड लिटमस पेपर को बेस जो होता है, ब्लू लिटमस पेपर में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट चीज होता है इसमें हाइड्रो ऑक्साइड आयन होता है। और एसिड में क्या होता है, एसिड में होता था हाइड्रोजन आयन, लेकिन इसमें बेस में क्या होता है, बेस में होता है हाइड्रो ऑक्साइड, OH माइनस आयन, जैसे NaOH, है ना, CaOH, है ना, इस टाइप की चीज जिसमें OH लगा रहता है वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक, ये रहा ही बात, बेसिक क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एसिड प्लस मेटल इक्वल्स टू, अगर मेटल के साथ कोई एसिड डाल दिया जाए या एसिड की और मेटल की रिएक्शन कराई जाए तो क्या सॉल्यूशन बनता है। मैक्सिमम एग्जाम में आप क्वेश्चन उठा के देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि द व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोडक्ट, एसिड एंड मेटल के बीच का आउटपुट प्रोडक्ट क्या होगा। तो एसिड और अगर मेटल को मिलाओगे तो बोल रहा है ऑप्शन नंबर 1 कि सल्फर प्लस H2O बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन प्लस H2O बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका साल्ट प्लस H2O बनेगा। ऑप्शन नंबर डी CO2 प्लस H2O बनेगा, है ना। राइट आंसर क्या होगा, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछता है कि अगर मेटल के साथ एसिड या अम्ल का रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनता है, कौन सी गैस रिलीज होती है। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2, इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मतलब एसिड प्लस मेटल इक्वल टू हाइड्रोजन गैस प्लस H2O रिलीज करता है। ठीक है, कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक, नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि पीएच ऑफ ब्लड। तो पहले पीएच को जानने से पहले हम लोग पीएच को समझ लेते हैं कि ये पीएच होता क्या है ना। सबसे पहले ये जानिए कि जो पीएच होता है इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये एक तरह की पीएच स्केल होती है। ये 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होती है, 14 तक होती है। ठीक है, पीएच स्केल को यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एसिड एंड बेस, है ना। पीएच मान से हमको ये पता चलता है कि कौन सी चीज एसिड है और कौन सी चीज क्या है, बेस है। अगर पीएच वैल्यू का मान 0 से जो 7 जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ना तो वो सॉलिड हो, ना तो वो एसिड होता है और ना ही वो क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, ना ही वो क्या है, एसिड है, ना ही एसिड है और ना ही बेस है ना। जो 7 से कम होता है पीएच मान जिसका भी, वो सभी क्या होते हैं, एसिड होते हैं। और पीएच मान जिनका 7 से लेके 14 तक होता है वो सब क्या होते हैं, वो बेस होते हैं। ठीक, तो ये समझ में आना चाहिए। अब जो एसिड होते हैं वो दो तरीके का होता है, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। तो 0 से लेके 3.5 तक का जो एसिड होते हैं वो क्या आर्टिफिशियल एसिड जनरली होते हैं। ये बहुत खतरनाक एसिड होते हैं जिसको बोला जाता है आपका क्या, उस एसिड को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ये यही जो तेजाब वगैरह होते हैं ना, और जो खतरनाक एसिड होते हैं उनका पीएच मान जितना कम होगा, मतलब 0 से लेके जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाओगे तो उसका एसिडिटी कम होती जाती है। ठीक है, तो जितना ही कम रहेगा उतना ही खतरनाक एसिड रहेगा। तो 0 से 3.5 तक रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और 3.5 से 7 के बीच का रहेगा तो वो क्या होता है, वीक एसिड। जो फल वगैरह हम लोग खाते हैं तो फलों में भी एसिड पाया जाता है, नेचुरल चीज़ों में। तो वो क्या होते हैं, उन सब में वीक एसिड होता है। हमारे बॉडी में भी एसिड HCl पाया जाता है, पीएच मान 1 होता है, बहुत खतरनाक। 0 होता है, बहुत खतरनाक होता है। कोई भी चीज़ जैसे तेजाब होता है H2SO4, है ना, तो वो बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। अब बोल रहे कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लड एसिड होता है कि बेस होता है। तो आप क्या बोलोगे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड आपका ना तो एसिड होता ना ही बेस होता, ब्लड न्यूट्रल होता है। और इसका मान होता है कितना, 7.4। पीएच वैल्यू कितनी होती है इसका,
ब्लड का 7.4। ठीक है, 7.6 किसका मान होता है? वो होता है टूथपेस्ट जो सुबह आप लोग करते हैं, वो भी क्या होता है? वो भी बेस है, क्षार है, ना कि एसिड है। 5.5 किसका होता है? 5.45 होता है आपका एसिडिक रेन का, है ना। जो पहली बार रेनिंग होती है, बारिश होती है, उसको बोलते हैं कि रासायनिक वर्षा, एसिडिक रेन। उसमें सल्फर ऑक्साइड होता है ना, जो कि क्या करता है? आदमी के त्वचा कैंसर का कारण बनता है। तो उसका जो पीएच मान होता है तो 5.5 होता है, मतलब 7 से कम है, मतलब वो एसिडिक रेन है, एसिड होगा। और 5.6 होता है हम लोगों के माउथ के अंदर, मुंह के अंदर जो लार वगैरह होता है, यहाँ का पीएच मान होता है। अगर ये 5.5 5.6 से कम अगर इसका पीएच मान होता है तो लोगों के दांत क्या होते हैं? कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब एसिड होता है यहाँ पास। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। विच गैस इज यूज टू मैन्युफैक्चर अ ब्लीचिंग पाउडर, है ना, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर पहले समझिए क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर एक पाउडर होता है जिसका यूज किया जाता है वाटर की क्लीनिंग में एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। कहाँ पे क्या होता है? वाटर क्लीनिंग में एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का, है ना, जिसका केमिकल फार्मूला होता है, क्या होता है केमिकल फार्मूला? CaOCl2। तो बोलता है कि इसमें कौन सी गैस में वो यूज होती है इसको बनाने में। इसका राइट आंसर है आपका आंसर नंबर बी, क्लोरीन गैस यूज होती है। कौन सी गैस होती है? क्लोरीन गैस होती है। जनरली आप देखते होगे कि जैसे वो होता है क्या, जैसे पानी की सफाई की जाती है तो वहाँ पे क्लोरीन मिलाया जाता है ना। तो यहाँ भी क्या होता है? क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है, ठीक, ब्लीचिंग पाउडर में। ठीक, तो इसको याद रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ होता है और इसका केमिकल नेम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच गैस रिलीज व्हेन बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा NaHCO3, है ना, मतलब सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 बाइकार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड आर द मिक्स्ड विथ वाटर। मतलब बोल रहा है कि आपका एक बेकिंग सोडा, पहले आपने पढ़ा क्या? ब्लीचिंग सोडा। अब ये नया सोडा आ गया जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक्चुअली ये बेकरी स्टोर में यूज किया जाता है। जो घरों में आप लोग देखते होंगे खाना पकाने के लिए जो सोडा यूज किया जाता है उसको बोला जाता है बेकिंग सोडा, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। ठीक, NaHCO3। तो इसमें बोलता है कि जब हम सोडे में क्या करते हैं? इसमें वाटर मिक्स करते हैं तो इसमें कौन सी गैस रिलीज होती है ना। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये देता हूँ कि इसी गैस की वजह से ही, जैसे आपका आप ब्रेड बनाते हो या क्या बनाते हो, बर्थडे में केक काटते हो, केक बनाते हो, तो ये जो स्पंजी बनता है, सॉफ्ट एंड स्पंजी करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को बेकरी के, तो उसमें क्या किया जाता है? ये सोडा मिलाया जाता है। अब ये सोडे में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और इसी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से जो भी बेकिंग प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है? आपका स्पंजी बनता है। और कैसा बनता है? और आपका ये बहुत सॉफ्ट बनता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन का लेवल अगर अच्छा लग रहा है, समझाने का तरीका सही लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और नोट्स बनाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि वॉशिंग सोडा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसको ध्यान से देखिएगा। ये तीनों मैंने इसीलिए लाइन से लिखा है ताकि बच्चों को क्या नहीं होना चाहिए, आप एक साथ पढ़ोगे कोई चीज़ तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये वॉशिंग सोडा है, इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट, है ना। तो ये क्या होता है? कपड़ा धुलने के काम आता है ना। लेकिन अगर इसी में मैं लगा दूं कि सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वो किसके काम आएगा? वो आपका किसके काम आएगा? आपका ब्लीचिंग सोडा, है ना, जो कि आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो वॉशिंग सोडा को बोल रहा है कि इसका यूज क्या है? क्या कपड़े साफ करना इसका यूज है? टेम्परेरी हार्डनेस हटाना यूज है? या परमानेंट हार्डनेस हटाना यूज है? या नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दिस इज आल्सो कॉल्ड अ सोडियम कार्बोनेट। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट, ये एकदम सही है ना। लेकिन इसका यूज क्या है? इसका यूज होता है बेटा परमानेंट हार्डनेस को हटाने में। जो आप लोग निरमा वगैरह यूज करते हैं जिसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट,
है ना। तो ये क्या करता है कि पानी की जो हार्डनेस होती है, हार्डनेस का क्या मतलब है, हार्डनेस का मतलब होता है कि प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ओके इन द वाटर। अगर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होगी पानी के अंदर तो वो क्या करेगा, आप कपड़े वगैरह धुलोगे या खाना पकाओगे तो ये ना खाना पकेगा अच्छे से, है ना, क्योंकि वो हार्ड बना देगा उसको, है ना। और पानी और ना ही कपड़े धुलेंगे। तो इसके हार्डनेस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वॉशिंग सोडा मिक्स करते हैं, है ना, जो कि क्या करता है उसकी परमानेंट हार्डनेस को क्या करता है, कम करता है ना। सोडियम यूज किया जाता है आपका कपड़ा धोने के साबुन में, और पोटेशियम यूज किया जाता है आपके नहाने वाले साबुन में। तो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है कि नहाने वाले साबुन में क्या यूज किया जाता है, पोटेशियम यूज किया जाता है, और कपड़े धोने के साबुन में सोडियम यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, इनको याद रखिएगा, इनको लिखते जाइएगा। क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है ना। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट में आंसर दीजिएगा कि जो आप लोगों के पास गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर में ब्यूटेन एंड प्रोपेन गैस पाई जाती है ना, सिलेंडर के अंदर ब्यूटेन गैस, है ना, और प्रोपेन। तो उसमें ये मेरे को बताइए कि क्या जो उसमें गंध आती है तो क्या वो गैस की गंध होती है, मीथेन की गंध होती है, या कोई और चीज मिलाया जाता है उसमें, है ना। उसमें एक चीज मिलाया जाता है जिसका नाम है मर कैप्टेन, है ना। तो वो जो गंध आती है ना तो वो गैस की गंध नहीं होती है, वो मर कैप्टेन की गंध होती है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि वो गैस के साथ मर कैप्टेन निकलता है, जिससे लोगों को लगता है कि गैस रिलीज हो रही है, लेकिन रियल में रिलीज गैस के साथ मर कैप्टेन की गंध है वो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है CaSO4 एंड 2H2O इज आल्सो नोन एज। इसको क्या बोला जाता है, कैल्शियम CaSO4 एंड 2H2O। पहला नंबर बोल रहा है कि कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तीसरा जिप्सम, चौथा बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट एंड हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो राइट आंसर तो इसका ये है कि कैल्शियम सल्फेट एंड हेमीहाइड्रेट। लेकिन ये जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है CaSO4 प्लस 2H2O, ये किसका फार्मूला होता है, ये जिप्सम का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, जिप्सम का फार्मूला होता है। और जिप्सम का यूज कहाँ होता है, जिप्सम का यूज होता है सीमेंट इंडस्ट्री में, सीमेंट बनाने में। ठीक है, अगर इस जिप्सम को क्या किया जाए, हीटअप किया जाए, जहाँ पे 2H2 है, हम अगर हीट करें इसको तो ये क्या हो जाएगा, हाफ H2O बनेगा, और CaSO4 एंड हाफ H2O बनाएगा, जो कि क्या करेगा, जो किसका फार्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिससे क्या होता है, मूर्तियां बनाई जाती हैं घरों में, रूफ सेलिंग के रूप में बनाया जाता है। और नेक्स्ट काम इस पे क्या किया जाता है, जब किसी का हाथ पैर टूटता है तो उसमें प्लास्टर बांधा जाता है। तो जो प्लास्टर होता है वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, मतलब CaSO4 एंड हाफ H2O होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, विच एसिड इज फाउंड इन कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक आप लोग ठंडा पीते हैं, पेप्सी, कोको कोला, मरिंडा, थम्स अप। तो इसमें कौन सा एसिड मिलाया जाता है उसको खट्टापन लाने के लिए, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है HNO3, ऑप्शन 2 है आपका H2O3, ऑप्शन 3 H3PO4, ऑप्शन नंबर डी CO2। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी H3PO4, है ना। कोल्ड ड्रिंक में H3PO4 एसिड मिलाया जाता है, जो कि कोल्ड ड्रिंक को क्या करता है, खट्टा करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, विच एसिड फाउंड इन एप्पल। एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, एप्पल मतलब सेव, जो आप लोग एप्पल खाते हैं उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सेकंड है मैलिक एसिड, ऑप्शन थर्ड है बेंजोइक एसिड, ऑप्शन फोर्थ है ऑक्जेलिक एसिड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैलिक एसिड, मतलब सेव फल में, एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक, अब ये लिखा हुआ है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर 1, ये किस में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड आपका पाया जाता है किसमें, जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे आपका नींबू वगैरह हो गए, और जितने भी खट्टे फल होंगे उन खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड किस में पाया जाता है, बेंजोइक एसिड घास में पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है आपका पालक में, है ना। तो ये आप याद रखिए क्योंकि आपका एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे चाय में कौन सा, टेरिक एसिड पाया जाता है ना, और ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है
मेथोनोइक एसिड पाया जाता है, जैसे डंक वगैरह मार देती है, बिच्छू काट देता है ना, और ये सब चीज़ें जो काट देती है ना, तो इसमें क्या होता है, वो पाया जाता है मेथोनोइक एसिड। ठीक है, तो इस टाइप की सब चीज़ें पता होना चाहिए। और दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध क्या होता है, एसिडिक होता है, 6.4 समथिंग उसका क्या होता है, पीएच मान होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर आ गया इसमें अब, है ना, क्योंकि एसिड एंड बेस के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है एटॉमिक थ्योरी, है ना, एमसीक्यू। एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, है ना। कि ये पूछ रहा है कि आइसोटोप क्या होते हैं। आइसोटोप को समझिए कि कोई भी एलिमेंट होता है, जैसे मान लो कि 1H1 एंड 1H2 एंड 1H3, अगर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ऊपर सबसे क्या लिखा रहता है, 1, है ना, वो नीचे लिखा रहता है 1, फिर ऊपर 1H1 ऊपर भी 1, फिर नीचे क्या रहता है 1H2, मतलब ऊपर 2। ठीक है, तो नीचे वाली जो नंबर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर। तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है ना, वो क्या कहते हैं, वो उनको बोला जाता है आइसोटोप। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, और ऊपर जो वैल्यू होती है उसको क्या बोला जाता है, एटॉमिक मास, है ना, या एटॉमिक वेट। तो उसकी अगर वैल्यू ऊपर वाली की सेम होती है तो उसको क्या बोला जाता है, आइसोबार। क्या बोला जाता है, आइसोबार। तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन कि जो आइसोटोप होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें एटॉमिक नंबर सभी का क्या होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्या चेंज नहीं होता, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है। ठीक, तो वो क्या होते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द एटॉमिक नंबर ओके इज द सेम इन द डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ट्रू आर फॉल्स। आइसोटोप का डिफिनीशन लिखा है कि आइसोटोप में जो एटॉमिक नंबर होता है सभी एलिमेंट में क्या होता है, सेम होता है। सही है कि गलत है, तो आपका राइट आंसर होगा कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, सही बोल रहा है कि एटॉमिक नंबर आइसोटोप के केस में क्या होता है, सेम होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हु वाज द पर्सन टू प्रोपोज द थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा के बेसिस पे कौन सा साइंटिस्ट है जो थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था। तो इसका राइट आंसर है आपका नील बोहर। ठीक है, नील बोहर ने लाइन स्पेक्ट्रा की थ्योरी दी थी। नील बोहर के अकॉर्डिंग नील बोहर ने क्या किया था कि जो कोई भी एटम है, ठीक है, तो एटम के अंदर क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में क्या पाया, दो चीजें पाई जाती हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन पाया जाता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो इनका क्या होता है कि ऑर्बिट होता है ना। तो किसने बताया कि इनका अलग अलग ऑर्बिट होता है ना। जिसको ऑर्बिट होता है, 4 ऑर्बिट है, जिसको एनर्जी लेवल बोला गया, है ना। एनर्जी लेवल के, एनर्जी लेवल एल, के, एल, एम, एन, 4 एनर्जी लेवल है। मतलब 4 ऑर्बिट में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। कहीं भी जिगजैग डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, वो करेगा भी तो अपने ऑर्बिट के अंदर करेगा, या तो के ऑर्बिट में, या एल ऑर्बिट में, या एम ऑर्बिट में, या एन ऑर्बिट में। ठीक है, इन सभी का क्या होता है, एनर्जी लेवल होता है ना। कि जो एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा होता है, आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों में ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है एज कंपेयर टू जो न्यूक्लियस के पास होते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं कि इसमें एनर्जी लेवल कैसे निकालते हैं। एनर्जी लेवल निकालते हैं कि E इक्वस टू एच सी अपान लेमडा। एच और सी कांस्टेंट होते हैं, है ना, और लेमडा क्या होता है, इसकी वेवलेंथ होता है। ठीक, तो जो जैसे के होगा तो के ऑर्बिट में कम एनर्जी लेवल होगा, और एल में थोड़ा सा ज़्यादा, एम में थोड़ा सा और ज़्यादा, और एन वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें ज़्यादा एनर्जी लेवल होगा। ठीक, तो ये रही बात। तो इसने किसने दिया था, नील बोहर ने इसका सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। आपके सामने अगला क्वेश्चन बोलता है, अंडर द बोहर थ्योरी, मतलब नील बोहर की थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑफ अ लाइन स्पेक्ट्रा द एनर्जी इन द एटम इज। एटम में जो एनर्जी होती है तो वो कैसी होती है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में होती है, कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है, जीरो होती है, या इनफाइनाइट होती है। तो जो एनर्जी का लेवल होता है वो कैसी होती है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में होती है। मैंने बताया ना कि 4 क्वांटा के फॉर्म में डिवाइड रहता है, वही सेम चीज। नेक्स्ट चीज, क्वेश्चन नंबर 5,
व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड द इलेक्ट्रॉन्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि जो अगर इलेक्ट्रॉन कोई एक्साइटेड होता है या उसको क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है ना, तो उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का और जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है तो वो क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, है ना, या क्या होगा, जीरो रहेगा या सेम रहेगा, कुछ नहीं होगा। तो इसको समझिए कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या है कि न्यूक्लियस के पास है ना। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन है अगर उसको क्या होगा, एनर्जी मिलेगी तो वो क्या होगा, एक्साइटेड होगा। और जब उसको एक्साइटेड होगी तो वो क्या करता है, वो अपना ऑर्बिट चेंज करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करता है। लो एनर्जी लेवल से क्या किधर जंप करेगा, हाई एनर्जी लेवल में। मतलब न्यूक्लियस से क्या करेगा, बाहर की ओर जाएगा। तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस इंक्रीज होगी बिटवीन न्यूक्लियस एंड किसके, इलेक्ट्रॉन। तो ये सब थोड़ा सा डेप्थ में आपको अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन घुमाकर पूछेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको सॉल्व कर पाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फाउंड इन द एनर्जी लेवल एन। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। एनर्जी लेवल मैंने बताया आपसे कि 4 एनर्जी लेवल होते हैं। कौन कौन से, के, एल, एम एंड एन, 4 एनर्जी लेवल होते हैं। अब इन एनर्जी लेवल बोल रहे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किस में है, एन एनर्जी लेवल में, है ना। फोर्थ जो वो है क्वांटम है उसमें पूछ रहे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉनों को निकालने का, किस एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको निकालने का एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं 2n²। ठीक है, 2n² का क्या मतलब होता है, 2 इंटू एन। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किसी भी क्वांटम या किसी भी ऑर्बिट के अंदर आप निकालना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप निकालना चाह रहे हो किसमें, कि के जो आपका इलेक्ट्रॉन वो है ऑर्बिट है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो के क्या है, कि आपका जो ऑर्बिट है ऑर्बिट नंबर 1 है तो मतलब एन की वैल्यू 1 होगी। मतलब 2 इंटू 1⁻²। तो कितना हो जाएगा, 1⁻² मतलब 1, 2 इंटू 1 मतलब 2। मतलब के जो ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह से जो दूसरा है एल, एल में कितने होंगे, एल में होंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो कितने हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 टू जा 8। मतलब जो एल आपका एल ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, है ना। और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है आपका एम, एम में कितने करेंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, क्योंकि वो तीसरा ऑर्बिट इसलिए 3 का स्क्वायर। फोर्थ ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना, 9 इंटू 2 मतलब 18। जो एम ऑर्बिट होगा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। और एन ऑर्बिट में क्या होंगे, 2 इंटू 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू 2 मतलब 32। तो जो आउटर ऑर्बिट होगा उसमें मैक्सिमम कितने, एन जो ऑर्बिट होगा उसमें 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। और आउटर ऑर्बिट में हमेशा याद रखिएगा बैलेंस ऑर्बिट के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब वो बैलेंस नहीं है। ठीक, तो 8 की संयोजकता उसकी चाहिए, वैलेंसी। फर्दर डिटेल के लिए आप मेरे वीडियो लेक्चर देखिए, मेरे कॉन्सेप्ट विद सुनील चैनल पर पढ़े हैं, है ना। आपको डेप्थ में नॉलेज मिलेगा और आप उसको देखिए और नोट्स बनाइए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका जवाब दीजिए आप लोग कमेंट में। क्या बोल रहा है कि बैलेंस एलिमेंट इलेक्ट्रॉन फाउंड इन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं बताइएगा। न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, या इनर ऑर्बिट में पाए जाते हैं, या आउटर ऑर्बिट में पाए जाते हैं, या एनीवेयर, एनीवेयर इनसाइड द एटम, या एटम में कहीं भी पाए जाते हैं। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर ऑर्बिट में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, आउटर ऑर्बिट में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि शेप ऑफ पी सब ऑर्बिट। काफी डेप्थ में क्वेश्चन पूछा है। पहले सब ऑर्बिट समझिए क्या होता है। जो मैंने बताया कि जो ऑर्बिट होते हैं 4 ऑर्बिट होते हैं किसी भी एटम के अंदर। कौन कौन से, के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, एम ऑर्बिट और एन ऑर्बिट। ठीक, अब इन ऑर्बिटों का अपना खुद का सब ऑर्बिट होता है। ठीक है, कौन कौन से सब ऑर्बिट होते हैं, एस, एस पी डी एफ, एस सब ऑर्बिट, पी सब ऑर्बिट, डी सब ऑर्बिट एंड एफ सब ऑर्बिट। तो बोल रहा है कि जो पी सब ऑर्बिट है तो उसका आकार कैसा होता है देखने में। तो जो एस ऑर्बिट होता है
है ना, उसका सब ऑर्बिट होता है, उसका क्या होता है, उसका आपका स्फेरिकल टाइप का रहता है। लेकिन पी वाला जो होता है वो कैसा होता है, डमरू के आकार का रहता है। और जो डी सब ऑर्बिट होता है उसका आकार डबल डमरू के आकार का। और जो आपका नेक्स्ट होता है कौन सा, डी ऑर्बिट हो गया, और फिर एफ ऑर्बिट, वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, तो ये यहाँ तक की कहानी रही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 10, यूनिट ऑफ आ रेडियो एक्टिविटी इज, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है। ऑप्शन 1 रदरफोर्ड, ऑप्शन 2 क्वेरी, ऑप्शन सी वेक्वल, या ऑप्शन डी बोल रहा है जीएम काउंटर, है ना। तो रदरफोर्ड की जो यूनिट होती है बेटा, वो क्या होती है, रदरफोर्ड की रेडियो एक्टिविटी की 3 यूनिट होती है। रदरफोर्ड भी उसकी यूनिट है, क्यूरी भी उसकी यूनिट है, और वेक्वल भी उसकी यूनिट है। मतलब तीनों उसकी क्या है, रदरफोर्ड की यूनिट है, मतलब तीनों ऑप्शन सही है। और जो जीएम काउंटर होता है वो क्या होता है, वो रेडियो एक्टिविटी को मेजर करता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितना रेडिएशन फैल रहा है। ठीक है, जैसे बहुत लोग अपना टावर लगवा लेते हैं अपने घर के पास, तो उस एरिया के आसपास कितना रेडिएशन फैलता है उसको मेजर किया जाता है जीएम काउंटर से। ठीक है, तो ये क्या है, एक मेजरिंग चीज होता है। ठीक, तो ये चीज होता है। नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु सर्च द रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले किसने सर्च किया था, है ना। रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले किसने सर्च किया था, तो इसका सही आंसर है आपका हेनरी वेक्वल, ऑप्शन नंबर सी। किसने सर्च किया था, हेनरी वेक्वल, ठीक है, ने इसको पहली बार सर्च किया था। ऑप्शन डी दिया हुआ है क्लेपरॉथ, ये क्या किसकी, इसके किसी ने किसी की खोज किया था, इसीलिए मैंने इसका नाम लिखा है। क्लेपरॉथ ने किसकी खोज किया था, इसने खोज किया था, क्लेपरॉथ ने आपकी यूरेनियम की खोज की थी। किसकी खोज की थी, यूरेनियम की। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु इन्वेंटेड, या किसने यूरेनियम को डिस्कवर किया या खोज किया, तो क्लेपरॉथ ने किया था। ठीक है, फिर बोल रहा है कि मैडम क्यूरी, तो मैडम क्यूरी भी कुछ ने पोलेनियम की खोज की थी जिससे डायनामाइट बनाया गया था। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, रदरफोर्ड ने क्या किया था कि जो ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है, इसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि जो रेडियो एक्टिव तत्व होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, वो विखंडित होता रहता है, मतलब स्टेबल नहीं होता, वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, टूटता रहता है ना। ऑटोमेटिक रखे रखे रेडियो एक्टिव तत्व आपस में टूट जाता है, और उसमें 3 तरह की इनविजिबल लाइट निकलती है, अदृश्य तरंगे निकलती हैं, जिसको बोलता है अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, है ना। इसी की खोज, इन तीनों रेडिएशंस की या वेव्स की खोज की थी किसने, रदरफोर्ड ने। तो इसीलिए इन वेव्स को बोला जाता है क्या, रदरफोर्ड रेज भी बोला जाता है। ठीक, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, लिखते जाइएगा। क्वेश्चन 2, ओर ऑफ यूरेनियम इज, ओरियम, और क्या है, ओर का अयस्क, मतलब ओर मतलब होता है अयस्क, यूरेनियम का अयस्क क्या होता है। यूरेनियम का अयस्क को हम लोग समझते हैं कि कहाँ से पाया जाता है, यूरेनियम, है ना। इसका राइट आंसर है पिच ब्लेंड, है ना। पिच ब्लेंड एक्चुअली क्या होता है, कोई भी मटेरियल है या मेटल है ना, वो क्या होता है, वो प्योर मात्रा में नहीं पाया जाता है, वो किसी न किसी इम्प्यूरिटीज के बीच से क्या करके निकाला जाता है, फिल्टर करके, है ना। तो इसी तरह से यूरेनियम प्योर मात्रा में नहीं पाया जाता, उसको भी फिल्टर, वो जनरली जो खदानें पाई जाती हैं पिच ब्लेंड की पाई जाती हैं, फिर उससे क्या किया जाता है, यूरेनियम निकाला जाता है। और यूरेनियम 238 भी पाया जाता है ना, उससे भी क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक, नेक्स्ट एक चीज़ और यहाँ पे लिखा हुआ है कि गैल्वेनाइट, गैल्वेनाइट किसका ओर है, ये किसका है, गोल्ड का है, गोल्ड इसी से निकाला जाता है। बॉक्साइड, बॉक्साइड भी किसी न किसी का और है, किसका और है, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम किससे निकाला जाता है, बॉक्साइड से निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है ना। देखिए आपके सामने दिया हुआ है, क्यूरी, रदरफोर्ड एंड विक्वल, मैंने पहले ही बताया है कि इसकी 3 यूनिट होती है, और तीनों इसकी क्या है, यूनिट है। तीनों को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इनविजिबल रेज इज आल्सो नोन एज, जो रेडियो एक्टिव तत्व से जब उसका न्यूक्लियस का विखंडन होता है तो उसमें अदृश्य किरणें निकलती हैं, तो अदृश्य किरणों को अल्फा, अल्फा किरणें निकलती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज, इन तीनों को कंबाइन में क्या बोला जाता है, इनको विक्वल रेज या रदरफोर्ड रेज बोला जाता है।
ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच टाइप्स ऑफ द रे इज फ्लो सेम एज अ इलेक्ट्रॉन टाइप। ये वो कौन सी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की तरह फ्लो होती है, वो अल्फा रेज होती है। क्या होती है? अल्फा रेज होती है, जो इलेक्ट्रॉन की तरह क्या करती है, फ्लो होती है। निगेटिव रेज, ठीक है। बीटा रेज क्या होती है? पॉजिटिव रेज होती है। गामा रेज जो होती है इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट होता है रदरफोर्ड रेज। रदरफोर्ड रेज में मतलब ये तीनों रेज आ जाती हैं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 30 सेंटीमीटर थिक स्टील प्लेट कैन बी क्रॉस बाई। 30 सेंटीमीटर मोटी जो स्टील की प्लेट है उसको क्रॉस कर सकती है। कौन सी रेज है जो उसको क्रॉस कर सकती है? अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज एंड एक्स रेज। राइट आंसर है इसका गामा रेज। गामा रेज का मैंने बताया कि पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होता है, वो 30 सेंटीमीटर थिक स्टील प्लेट को भी चीड़ कर निकल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स रेज क्या होता है? इसका जो वैल्यू होता है 10⁻⁻2 टू 10⁻⁻4 एंगस्ट्रॉन्ग होता है, जो कि एक्सरे में यूज किया जाता है। अल्फा रेज बताया निगेटिव रेज होती है। बीटा रेज आपका क्या होता है? पॉजिटिव रेज होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव तत्व वो क्या होता है? स्टेबल, अनस्टेबल, या वेरी लूज या वेरी स्ट्रांग। वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है, विखंडित होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच एलिमेंट इज नॉट अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है। हमेशा याद रखिए कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जितना भी 82 के बाद है एटॉमिक नंबर, वो सभी रेडियो एक्टिव तत्व हैं, है ना। तो यहाँ पे बोल रहे एग्जाम्पल, जैसे रेडॉन गैस रेडियो एक्टिव तत्व है कि नहीं, और लोडीन रेडियो एक्टिव है कि नहीं, कार्बन 14 एंड रेडियो, ये यहाँ पे रेडियम होना चाहिए, रेडियो लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए रेडॉन गैस क्या है? आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। जब भूकंप आना होता है ना, तो एटमॉस्फेयर में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। तो रेडॉन गैस क्या है? रेडॉन गैस आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना। और आपका कार्बन 14 क्या है? वो भी क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। और रेडियम होना चाहिए, रेडियो जहाँ लिखा है गलत लिखा है, यहाँ पे रेडियम भी रेडियो तत्व है। लेकिन जो लोडीन होता है जनरली ये भी क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। लेकिन लोडीन का एक क्या होता है? आइसोटोप होता है, जो लोडीन 210 होता है, I210 L210, वो क्या होता है? उसमें रेडियो एक्टिव वो नहीं पाई जाती प्रॉपर्टी, इसलिए लोडीन को हम नहीं बोल सकते अगर कि वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक ये आइसोटोप है जो कि रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वर्ल्ड हाईएस्ट यूरेनियम साइट। वर्ल्ड की हाई सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर इसका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, और अपने भारत में कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है जादू खेड़ा की उसमें जादू गोड़ा की खदानों में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है। जादू जो गोड़ा की खदानें हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं? झारखंड में पाई जाती हैं। ठीक है, तो अपने भारत में यूरेनियम यहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही सेम क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जादू गोड़ा की खदान कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? यूरेनियम यहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो क्या बोल रहा है कि वन वेक्वल इज इक्वल टू। जो एक विक्वल है, यूनिट है किसकी? रेडियो एक्टिविटी को किसके इक्वल होता है? इसका राइट आंसर होता है 1 एमिशन पर सेकेंड, है ना। वन मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो एमिशन है, एक एमिशन पर सेकंड जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 विक्वल के बराबर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 क्यूरी इज इक्वल टू। 1 क्यूरी किसके इक्वल होती है? 1 क्यूरी होती है 3.4 इंटू 10⁻10 क्या बोल रहा है? एमिशन पर सेकंड। अगर क्या हो रहा है कि किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व का एमिशन हो रहा है कितना? 3.4 इंटू 10⁻10 एमिशन पर सेकंड, तो हम उसको बोलेंगे कि 1 क्यूरी के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1 क्यूरी के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाफ लाइफ ऑफ द यूरेनियम इज। हाफ लाइफ क्या होती है? देखिए यूरेनियम क्या होता है, कोई भी रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होता है वो उसका क्या होता है? वो खुद से ही विखंडित होता रहता है। तो विखंडित होता रहता है तो इसका मतलब है कि वो अपनी पूरा जीवन जी ही नहीं पाता है, वो आधी लाइफ ही जी पाता है ना, और आधी में ही खत्म हो जाता है। तो बोल रहा है कि हाफ लाइफ फिर उसकी क्या होगी? तो यूरेनियम की जो हाफ लाइफ होती है कितनी होती है? 4.5 बिलियन ईयर्स। कितनी होती है?
4.5 बिलियन ईयर्स। ये 1.38 सेकंड होती है पोलेनियम की, ठीक है। तो ये इस टाइप से चीज़ें दी। थोरियम की 14 बिलियन ईयर होती है ना। तो ये सब पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है ताकि आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट N/P रेशियो शुड बी। N/P का रेशियो कितना होना चाहिए? एक्चुअली N/P जो होता है ये रेशियो होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का जो रेशियो होना चाहिए, तो रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस के लिए 1.5 ग्रेटर देन 1.55 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? N/P रेशियो ग्रेटर देन 1.55। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का क्या है रेशियो 1.55 से अधिक है तो वो सब्सटेंस जो होगा वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा। अगर 1.5 से कम है तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं होगा, है ना। आप चाहें तो 82 के बाद वाले एलिमेंट का निकाल कर देख सकते हैं, आपको जो N/P का रेशियो मिलेगा 1.55 से एबव ही मिलेगा। इसीलिए वो सभी क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 15 क्वेश्चन, विच रेज इज आ एटम ऑफ अ हीलियम। हीलियम का एटम क्या है? बीटा जो रेज होती है वो हीलियम एटम की भांति ही होती है ना। हीलियम के क्या है एटम्स हैं, कौन सा? बीटा रेज। ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मैनी एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कितने, अभी तक कितने एलिमेंट की खोज की जा चुकी है? टोटल मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 118 तत्वों को क्या किया गया है, सुसज्जित किया गया है, उसकी खोज की जा सकी है। 118 तत्वों में से जो 92 है वो क्या है, वो नेचुरल एलिमेंट है जो कि हमें प्रकृति में हमको मिल रहे हैं। और जो रिमेनिंग कितने हैं 26 एलिमेंट हैं, वो कैसे हैं, वो आपके वो हैं मानव निर्मित हैं, ठीक है। जिसमें से 22 नॉन मेटल है और उन 22 नॉन मेटल में से आपके कितने 11 क्या हैं गैसेस हैं। कितनी है? 11 गैसेस हैं। और एक क्या है, एक आपका नॉन मेटल क्या है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है जिसका नाम ब्रोमीन है, ठीक है। और 10 नॉन मेटल सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक। इतना इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अब हम बात करते हैं कि जो 118 तत्व होते हैं, 118वां जो तत्व है उसका नाम क्या है? ओस्मियम। ओस्मियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव तत्व है। आपसे पूछा जा सकता है कि पीरियडिक टेबल में 118वां जो तत्व है जिसकी खोज हुई है उसका नाम क्या है? ओस्मियम। वो क्या है? एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। मॉडर्न पीरियडिक टेबल किस पर आधारित है? एटॉमिक मास पर, एटॉमिक वेट पर, एटॉमिक नंबर पर, या ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर है आपका आंसर नंबर सी, एटॉमिक नंबर पर। इसने इसकी रचना किसने की थी? मॉडर्न पीरियडिक टेबल किसने दिया था? हेनरी मोसले ने दिया था। और इसने इसको बेस किसको बनाया था? ये बेस बनाया था एटॉमिक नंबर को। जो पुराने साइंटिस्ट थे, जैसे वो था आपका क्या मेंडलीफ हो गया, और जो त्रियक सिद्धांत दिए थे डोबर्नर हो गए, है ना। तो डोबर्नर हो गया, मेंडलीफ हो गया। तो इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट को क्या किया था, आधार बनाया था। इसीलिए ये लोग क्या हो गए, इनकी पीरियडिक टेबल क्या हो गई, फेल हो गई। मोसले जी आए तो उन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर को आधार बनाया। और ये क्या है, अभी तक ये सही है, लोग इसको मान रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मैनी गैसेस इन पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में टोटल कितने नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है? आपका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, 11 गैसेस प्रेजेंट है। पूरे पीरियडिक टेबल में कितनी गैसेस है? 11 गैसेस प्रेजेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ग्रुप एलिमेंट ओके कैन बी कट बाय द नाइफ। कौन सा, जैसे पीरियडिक टेबल है, बात समझिए, पीरियडिक टेबल को 18 उसमें कॉलम है, मतलब वर्टिकल लाइन है कितनी 18, जिसको क्या बोला जाता है, कॉलम। उस कॉलम को बोला जाता है ग्रुप। मतलब पीरियडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हो गए 18। अब जो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, है ना, जो रो है हॉरिजॉन्टल, वो कितने हैं 7 हैं। इन रोज को, हॉरिजॉन्टल रो को बोला जाता है पीरियड। मतलब कितने पीरियड होते हैं पीरियडिक टेबल में? 7 पीरियड होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो ग्रुप नंबर 1 में है, कौन से ग्रुप एलिमेंट, कौन से क्या बोल रहे हैं, विच ग्रुप एलिमेंट कैन बी कट बाय द नाइफ।
जो कि चाकू से काटा जाता है। वो ग्रुप नंबर 1 में सभी एलिमेंट रखे गए हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, चाकू से काट सकते हो। ठीक है। ग्रुप नंबर 18 है जो लास्ट वाला, उसमें नोबल गैसेस रखी गई हैं जिसको जीरो ग्रुप बोला जाता है और इनर्ट गैस का ग्रुप बोला जाता है। ग्रुप नंबर 17 को बोला जाता है हाइड्रोजन ग्रुप, वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। ग्रुप नंबर 11 में आपका मेटेलिक वो रखी गई हैं क्या चीज़ें, जिससे मेटेलिक जिसमें कॉइन बनाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें, तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए पीरियडिक टेबल के बारे में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है लाइटेस्ट मेटल क्या है, सबसे हल्की धातु का नाम बताइए। मरकरी है, ब्रोमीन है, ओस्मियम है या हीलियम है। ये लिथियम है। सबसे हल्की जो धातु होती है वो कौन सी है, लिथियम है। जो आप लोग देखते हो लिथियम आयन बैटरी बनाई जाती है, तो लिथियम सबसे हल्का मेटल है, तो इसीलिए लिथियम का यूज किया जाता है ना। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है मरकरी या पारा। मुझे ये बताइए कि जो मरकरी है या पारा है वो क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है या मेटालॉइड है। आप लोग क्या करिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है ना। नहीं बन रहा है तो मेरे से पूछिएगा, मैं इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कर दूंगा, या जिसका सही होगा उसको पिन कर दूंगा ताकि सभी को पता चल जाए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे कि ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में किस में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ऑस्मियम क्या है, ऑस्मियम मैंने आपको बताया कि 118वां तत्व है जो कि पीरियोडिक टेबल में इसकी खोज की गई है, एक तरह का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ठीक, और ये मरकरी वाला आंसर आप लोगों को देना है, आपके लिए असाइनमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइटेस्ट गैस कौन सी है। लाइटेस्ट गैस बताइए, सबसे हल्की गैस कौन सी है। आर्गन, नियान, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन एंड हीलियम। तो बताइए, ये सभी इनर्ट गैसेस हैं जो कि आपके ग्रुप नंबर 18 में रखी गई हैं। तो सबसे हल्की गैस कौन सी है, सबसे हल्की गैस होती है बेटा आपकी कौन सी, हीलियम, है ना। हीलियम गैस सबसे हल्की होती है और क्या होती है कि अक्रिय है, किसी के साथ क्रिया नहीं करती है। यही कारण है कि जो जहाज होते हैं हवाई जहाज, तो हवाई जहाज के टायरों में पूछा जाता है कि कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें हीलियम गैस भरी जाती है। आपसे ये पूछेगा कि हीलियम गैस क्यों भरी जाती है, इसलिए क्योंकि उसका जो मास है वो क्या है, लाइट है, लाइट वेट है, नहीं, वो मेन कारण है क्योंकि वो किसी के साथ क्या नहीं करती है, क्रिया नहीं करती है, इसलिए क्या किया जाता है, ये भरी जाती है हवाई जहाज के किसमें, टायरों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल। मैंने आपको बताया कि ग्रुप नंबर 17 है जिसको हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा रिएक्शन है, क्रियाशील ग्रुप है, उसमें जितने एलिमेंट है सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, क्रियाशील होते हैं। क्लोरीन वगैरह उसी में है, फ्लोरीन वगैरह उसी में है। ठीक है, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल नेचुरल एलिमेंट प्रेजेंट इन द पीरियडिक टेबल। मैंने आपको पहले ही बता चुका कि 92 नेचुरल हैं और 26 क्या है, मानोमेड है, जिसमें से 22 आपके क्या है, नॉन मेटल है, जिसमें से 11 क्या है, गैसेस हैं, 10 नॉन मेटल सॉलिड अवस्था में है और एक लिक्विड अवस्था में है। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी नॉन मेटल प्रेजेंट इन द पीरियडिक टेबल। फिर वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है कि 22 नॉन मेटल प्रेजेंट है किसमें, जो पीरियडिक टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एलिमेंट ओके हैविंग अ स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द एटम। सबसे स्मॉलेस्ट एटम किस एलिमेंट का होता है, हीलियम का ही होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, हीलियम का होता है राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एलिमेंटों की डिस्ट्रीब्यूशन इन द एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है, तो मैंने आपको पहले बताया 2n² के हिसाब से। एस ब्लॉक में कितने, 2, पी में कितने, 8, डी में कितने, 18 एंड एफ में कितने, 32 एलिमेंट, है ना। 2n² के हिसाब से इसको हम लोग निकालते हैं। ठीक, तो सभी का ये सीक्वेंस हो गया। अब किसी का भी पूछेगा तो आप उसको क्या कर सकते हो, ईजिली आप सॉर्ट आउट कर सकते हो और बता सकते हो कि क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन द पीरियडिक टेबल गोइंग टू टॉप टू बॉटम साइज ऑफ द एटम का में क्या फर्क पड़ेगा, जो एटम का साइज होगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा, बताइए। एटम का साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा या बढ़ेगा, है ना। एटम का साइज बताइए कि क्या होगा, है ना, क्योंकि मैंने आपको नील बोहर का सिद्धांत बताया है ना, तो उससे आप दिमाग लगाइए कि एनर्जी लेवल बढ़ेगा कि घटेगा। आपको इसका क्या करना है, जवाब देना है, आंसर आपको ही देना है। तो आपको ये 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है,
फर्दर उसमें देखेंगे। अगर आपसे नहीं बनेगा आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। इसको आपको जवाब देना है कि क्या होगा। ओके, यहाँ तक हो गया आपका ये क्वेश्चन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोगों को एग्ज़ाम में इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप सभी लोगों को आप इसको पढ़िए, समझिए। अगर कोई डाउट आता है तो फिर अपन इसको देखेंगे। आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसको बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, फर्दर चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि क्या करना है। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, बताइए, और मैं उसको क्या करूँगा, जवाब दूंगा। दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। और अगर नहीं समझ में आता है तो बताएं, हम लोग उसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए अभी अब इसको स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ओके, मुझे थोड़ा बंद करना है। कोई बात नहीं, आप लोग से इस जा सकते हैं। ठीक है, चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगर आपको चैनल अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो आप कमेंट करिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।